हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमएच एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वीं प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बेहतर करूं। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा क्या रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है, मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, PCPNDT एक्ट कब आया था? PCPNDT एक्ट कब आया था? तो फ्रेंड्स, ये 1995 यानी कि 1995, 1994, 1996, 1970 कब आया था? तो हम सभी जानते हैं कि ये आया था 1994। चलिए इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। फ्रेंड्स, भारत में कन्या भ्रूण हत्या व जितने भी ये जो गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद के द्वारा संघीय कानून ये लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इतना जान गए हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में और ये किसके द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, इतना हम लोगों ने जान लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? फ्रेंड्स, यह जो है यह एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मोस्टली गर्भावस्था के समय देखी गई है। ठीक है, यह उल्टी का गंभीर प्रकार है, यह एक प्रकार की खांसी है या दस्त है या सभी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह उल्टी का एक गंभीर प्रकार है। क्या है? उल्टी का एक गंभीर प्रकार है। इसके उपचार में हम जो पीड़ित होता है यानी कि जो गर्भवती महिला है उसको क्या देते हैं? तरल पदार्थ देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में जो लेडीज़ है उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की नीड होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो उसके शरीर में जो भ्रूण की जो पालन पोषण हो रहा है उसके लिए उसको उसके शरीर में तरल पदार्थों का होना उसके परिसंचरण तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें इसके उपचार के लिए उसके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो सके, निर्जलीकरण ना हो सके, ठीक है, तो उसके उपचार के लिए उसे तरल पदार्थ दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? उल्टी का एक गंभीर प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगर्भता काल की अवधि होती है। पहला है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु मिलने तक, दूसरा है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय पहुंचने तक, नेक्स्ट है निषेचन से जन्म तक, फिर नेक्स्ट है जन्म से 8 सप्ताह तक। तो हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन से जन्म तक। क्या हो जाएगा? निषेचन से जन्म तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकुर के लिए अनुकूल तापमान है, यानी कि अंकुरण के लिए जो हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं उसके लिए पूछा गया है अनुकूल तापमान क्या है? 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 30 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स, इसका हम सभी आंसर जानते हैं 66 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका सेल्सियस में आंसर पूछा जाए तो आप देंगे 18 से 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, 18 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर ये देंगे, और अगर सेल्सियस में पूछा जाता है तो उसका राइट आंसर ये देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदर मिल्क में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 1.2, 1.1, 1.4, 1.8। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि मदर मिल्क में, माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा 1.1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है 30 से 40%,
35 से 40%, 40 से 45%, 45 से 50%। तो फ्रेंड्स इसका हम सभी जानते हैं कि वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य 40 से 45% माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 10%, 30%, 20%, 40%। तो हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन का 40% भाग पाया जाता है, यानी कि सोयाबीन में 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? यानी कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो गरीबी हटाओ का नारा है, इसे सबसे पहले दिया किसके द्वारा गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। 1971 के में दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। कई जगहों पे आपको छठी पंचवर्षीय योजना भी दिया जाएगा, लेकिन ये जो इलेक्शन हुए थे हमारे इंदिरा गांधी जी के समय में, उस समय इन्होंने ये नारा दिया था। और उस समय, एक सेकंड में कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसका ड्यूरेशन था 1974 से 79। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसकी टाइमिंग थी 1980 से 85। ठीक है फ्रेंड्स, 1980 से 85। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतःपीढ़ी संघर्ष से क्या तात्पर्य है? अंतःपीढ़ी संघर्ष से क्या तात्पर्य है? दो पीढ़ियों के मध्य अंतर, दो जातियों के मध्य अंतर, दो परिवारों के मध्य अंतर या दो पक्षों के मध्य अंतर? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंतःपीढ़ी संघर्ष दो पीढ़ियों के मध्य के अंतर को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे और हमारे माता पिता के बीच में जो जनरेशन गैप है उसको ये दर्शाता है, उसी को अंतःपीढ़ी संघर्ष कहा जाता है, जिसमें कि उनकी सोच और हमारी सोच मिसमैच करती है, जिसकी वजह से एक द्वंद्व का, हमारे मानसिक द्वंद्व जो होता है वो निर्मित होता है, और जिससे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े या फिर मनमुटाव जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिल्सन कैप्सूल संबंधित है गुर्दा से, फेफड़े से, अग्नाशय से, यकृत से? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि गिल्सन कैप्सूल जो है वो लीवर से संबंधित है। लीवर से संबंधित है या संयोजी ऊतकों से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? संयोजी ऊतकों से ढका रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यकृत में होता है और संयोजी ऊतकों से ढका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8, 6.7, 6.6 या 6.5? यानी कि 6.8, 6.7, 6.6, 6.5। लार का पीएच मान होता है 6.8। ठीक है फ्रेंड्स, लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। आप लोग मुझे रक्त का पीएच मान कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिपैरिन का निर्माण कौन करता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हिपैरिन के बारे में हम सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि हिपैरिन का क्या कार्य है,
ये क्या है क्या नहीं है ये सब जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका निर्माण कौन करता है? पैनक्रियाज, लीवर, किडनी या अग्नाशय। तो इसका निर्माण कौन करता है? हम सभी जानते हैं लीवर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1916 में इसकी हेपेरिन की खोज हुई थी, ठीक है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फ्रेंड्स 2 लोगों ने की थी। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा पेज साफ कर लेती हूँ। इसकी खोज की थी जे मैकेलियन ने व विलियम हेनरी ने किसने? विलियम हेनरी ने। कब की थी? 1916 में की थी। और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये हमारा यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के हिपेर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लीवर, ठीक है। तो ये लीवर से ही रिलेटेड है और जो है ये हमारे रक्त के लिए सहायक होता है, रक्त के थक्का जमने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पची हुई वसा का अवशोषण कहाँ होता है? पची हुई वसा का अवशोषण कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में, लेक्टेल में, लीवर में, माउथ में, ठीक है फ्रेंड। तो इसका अवशोषण कहाँ होता है? लेक्टिल में होता है। और ये लेक्टिल कहाँ है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। कहाँ है? छोटी आंत में। फ्रेंड्स, जो अभी हम लोगों ने पहला वाला इसका ये जो हिपेरिन वाला क्वेश्चन देखा है, ठीक है, ये हिपेरिन, ठीक है, ये हिपेरिन का कार्य क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेंशन करके, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया लीवर में है, लीवर में खोज 1916 में यूनानी भाषा में जे मैकलियन व विलियम हेनरी ने की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हिपेरिन का कार्य क्या है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का खाली स्थान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघ, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ या सभी? तो फ्रेंड्स, ISO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई थी। इसका कार्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, मोस्टली जेनेवा में ही होते हैं। जेनेवा कहाँ है? अपना स्विट्जरलैंड में है, ठीक है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देना, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है? क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देना। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे मेंशन कीजिएगा, मैं आपको लाइव चैट में शायद अगर ये लाइव रहा तो अवेलेबल रहूँगी, तो आपको जो भी डाउट रहेंगे मैं उसको कंफर्म कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम का सूक्ष्म रूप क्या है? व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम का सूक्ष्म रूप क्या है, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है। AWP, ANP, ASP, AAP। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ANP। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में शॉर्ट फॉर्म में ANP कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन UNO का संगठन नहीं है? WHO नहीं है,
केयर नहीं है, ICCW नहीं है, या फिर यूनिसेफ नहीं है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि WHO जो है ये भी यूएनओ का संगठन है, आपका केयर भी यूएनओ का संगठन है, यूनिसेफ भी यूएनओ का संगठन है, नहीं है तो कौन सा है, ICCW है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर, इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ICCW की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ANP कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है, केयर से, यूनिसेफ से, निप्सिट से या ICDS से। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि ANP जो है वो यूनिसेफ की अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ANP यूनिसेफ की अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICCW का कार्यालय कहाँ है, इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर का कार्यालय कहाँ है, लखनऊ, मुंबई, पटना या दिल्ली। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSWB का फुल फॉर्म क्या है, CSWB का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल सोसाइटी वेलबींग, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सिविल सोशल वेलफेयर बोर्ड या फिर सेंट्रल सर्विस वेलफेयर बोर्ड। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई, एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई, 1955 में, 1940 में, 1969 में, 1979 में और 1970 में। ठीक है फ्रेंड्स, 69 और 79 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, और किस किस को होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है 69 और 79 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी, गलती हुई। 1955, 1940, 1979 और 1970। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970। ठीक है फ्रेंड्स, 1970, 1970 लिखिए, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख भी देती हूँ। एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक ऑप्शन फ्रेंड्स रह गया है, वो बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है, निम्न का होना आवश्यक है, निम्न में से किसका होना आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे खाद्य निरीक्षण, ठीक है, दूसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता, नेक्स्ट है उत्तम निर्माण व हस्तन पद्धतियाँ, या फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑल। तो फ्रेंड्स, एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न में से खाद्य निरीक्षण का होना भी आवश्यक है, विश्लेषणात्मक क्षमता का होना भी आवश्यक है, उत्तम निर्माण व हस्तन पद्धतियों का होना भी आवश्यक है। यानी कि फ्रेंड्स इसके सभी आंसर बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए
निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों की पहचान करने का साधन है। पहला है उत्तम निर्माण पद्धति, नेक्स्ट है उत्तम हस्तन, नेक्स्ट है संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु, और नेक्स्ट है सभी। तो इसका जो देख लेते हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है उत्तम निर्माण पद्धति GMP, इसका फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट है उत्तम हस्तन GHP, इसका आंसर हो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु हैकअप, हैकअप का हो जाएगा, हैकअप की मैं नहीं बताऊंगी, ये आप लोग फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है ऑल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा ऑल। आगे बढ़ते हैं। ISI किसका उदाहरण है? क्षेत्रीय मानक का, कंपनी मानक का, राष्ट्रीय मानक का या अंतर्राष्ट्रीय मानक का? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि ISI जो है वो राष्ट्रीय मानक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, इंटरनेशनल मानक नहीं है, ये हमारे इंडिया का मानक है, राष्ट्रीय मानक है। ये इसकी स्थापना ISI की कब हुई थी? 1947 में, ठीक है फ्रेंड्स। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यह किसके अधीन कार्यरत है? अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है कि ISI जो है यह किसके अधीन कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामलों, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? पहला है अस्तित्वहीनता, दूसरा है वस्तु का स्थायित्व, नेक्स्ट है स्थायित्वहीनता, और नेक्स्ट है सभी। किसी वस्तु के अस्तित्व को न भूलने की क्षमता, देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये CD का क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है वो CD से रिलेटेड है, चाइल्ड डेवलपमेंट से हमारे रिलेटेड है, जिसमें बच्चे के ऊपर जब बच्चे के सामने हम कोई भी खिलौना या कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हैं और फिर उसे हम छुपा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बच्चे को पता होता है कि ये वस्तु जो है यहाँ पे थी, इसका अस्तित्व था, ये गया नहीं है कहीं भी, ये यहीं हमारे आस पास है, बस उसको कुछ देर के लिए हमारी नज़रों से ओझल कर दिया गया है। यानी कि वस्तु के अस्तित्व को वो नहीं भूलता है, वो उसे खोजता है, वो उसे डब्बे में खोजेगा, बेड के नीचे खोजेगा, आपके दोनों हाथों में खोजेगा। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा, उनका अवलोकन किया होगा कि वो कोई भी वस्तु अगर उनके सामने से हटा ली जाती है तो वो उसको खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके मस्तिष्क में उसके अस्तित्व की छाप पड़ चुकी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का स्थायित्व, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविकार्य सेमी पेरिसेबल है? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पेरिसेबल पदार्थ का उदाहरण पूछा गया है। दही है, प्याज है, टमाटर है, चावल है। पेरिसेबल का मतलब होता है अर्धविकार्य, यानी कि जो जल्दी खराब ना हो, ठीक है फ्रेंड्स, जो जल्दी खराब ना हो। दही हमारी क्या है, जल्दी खराब हो जाती है, 2 दिन रखो, सर्दियाँ इस समय तो तब भी टिक जाती है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं रुकती है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आपके सर्दियों में भी 2 दिन से ऊपर दही का स्वाद बिगड़ जाता है। प्याज, इसको भी देखेंगे। टमाटर, टमाटर भी हम लोगों का जो है वो ज़्यादा दिन तक खाने योग्य नहीं रहता है, ठीक है। चावल, चावल जो है हमारा वो काफ़ी लॉन्ग टाइम का हो जाएगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, ठीक है। सेमी पूछा है ना, अर्धविकार्य सेमी पेरिसेबल पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका दही और प्याज है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये पेरिसेबल के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे,
सेबल के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये जो आपका चावल है ये आपका आएगा नॉन पेरिसेबल। किसके अंतर्गत आएगा? नॉन पेरिसेबल के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन पेरिसेबल के अंतर्गत आएगा। और प्याज जो है वो आपका अर्धविकारी यानी कि सेमी पेरिसेबल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी ताप की परास है जो खतरे के क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिसमें जीवाणु वृद्धि करते हैं? देखिए फ्रेंड्स, इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ जरूर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम लोग को क्या, जब कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ हो या कुछ भी ऐसा हो तो क्या करना रहता है, हमको कीवर्ड पकड़ना रहता है। तो इसका कीवर्ड क्या है? जीवाणु वृद्धि करते हैं। ताप और जीवाणु वृद्धि। इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है कि वह कौन से ताप की लिमिट है जिसमें जीवाणु जो है वो वृद्धि करते हैं। 0 से 5 डिग्री, 2 से 50 डिग्री, 4 से 60 डिग्री, 5 से 60 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 60 डिग्री। ठीक है, 5 से 60 डिग्री। ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है वो जीवाणु वृद्धि अच्छे से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स ऑफ मैन किसकी रचना है? गिलफोर्ड की, थॉर्नडाइक की, स्प्रिंगर की या कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं टाइम्स ऑफ मैन किसकी रचना है? स्प्रिंगर की रचना है। किसकी रचना है? स्प्रिंगर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोही ऊन किस प्रकार की ऊन है? कोही ऊन किस प्रकार की ऊन है? साफ, उलझी हुई, गंदी या बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। कोही ऊन किस प्रकार की ऊन है? गंदी और उलझी हुई ऊन है। ठीक है, गंदी और उलझी हुई ऊन का उदाहरण है कोही ऊन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, माइंड ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? माइंड ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? वाइल्डर की है, कोफका की है, थॉर्नडाइक की है, प्रेयर की है? तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेयर हो जाएगा। माइंड ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है? प्रेयर की रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संवेगों को प्रकट करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, हाइपोथैलेमस, एंड्रोजेनस या एंड्रोस्टेरिन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। संवेगों को प्रकट करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, संवेगों को प्रकट करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आप सबके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और ये मेरी तरफ से प्यारी सी स्माइली, ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी है लेकिन हाँ फिर भी ठीक है। एंड अगर आपको मेरा चैनल या मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि कैसा आपको लगा है, कुछ इम्प्रूवमेंट है या फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन गलत है, उसका एक्सप्लेनेशन या जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैंने एक कुछ सोचा है कि प्रैक्टिस सेटेस हम लोगों ने बहुत कर लिए हैं, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरी क्लासेस। आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग किस पार्ट से पढ़ना चाहेंगे। मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों को योजनाओं से स्टार्ट करवाती मैं, जैसे हमारा ICDS हो गया, WHO हो गया, ड्वाक्रा हो गया, यूनिसेफ हो गया। इनके थोड़े से छोटे से ये टॉपिक हैं, इनका थोड़ा सा छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हुए चलते हैं। छोटे से वीडियो 15-20 मिनट के लेके चलेंगे। हमारी योजनाएं एक्सटेंशन एजुकेशन है, CD हेड में ये काम भी आती हैं। जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि मुझे किससे स्टार्ट करना है, CD से स्टार्ट करूं, टेक्सटाइल से, या आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से, ठीक है, होम मैनेजमेंट से, फिजियोलॉजी से, ठीक है, जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
और जो भी इसमें अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। एंड आप लोगों ने इतनी देर मेरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।